सो है हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल। तो आज है आपका केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 5। 2-3 दिन से लेक्चर नहीं आया था बिकॉज इधर उत्कल दिवस चल रहा था, जैसे कि आपने ब्लॉग में देखा है। ठीक है, उसका सेलिब्रेशन के लिए थोड़ा बहुत हेक्टिक था, साथ ही साथ लैब संभालना पड़ रहा था। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। हम केमिकल काइनेटिक्स जहां तक छोड़े थे, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे ना। लास्ट हमने पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो क्या पता था, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का उतना फास्ट रिएक्शन होगा। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे नेक्स्ट और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। आप सबको क्या पता है, अगर हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं ना, क्या होता है, पानी को जब गर्म करते हैं तो क्या होता है, वाटर वेपर बन जाता है। यानी होता क्या है, अगर सॉलिड को आप गर्म करते हो, यानी आइस को अगर गर्म करोगे तो क्या होगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और वाटर को अगर गर्म करोगे तो वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा। यानी टेम्परेचर क्या करता है, जो उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसको कम कर दे, सॉरी उसको बढ़ा देता है। सॉलिड में बहुत पास पास थे, उसको मेल्ट कर दिया, यानी उनमें थोड़ा बहुत दूरी आ गई, तो क्या हो गया, थोड़ा बिछड़ गए एक दूसरे से। ठीक है, तो क्या हुआ, वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। फिर और टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या हुआ, गैस में। आप बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा या कमेगा? ऑटोमेटिक। अगर सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, लिक्विड से गैस जा रहा है, तो गैसेस में सबसे ज्यादा होता है, हमने पहले ही पढ़ा था फैक्टर में, है ना। उसी तरह अगर टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, फिर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। बट इन सम केसेस में क्या होता है, अगर हम टेम्परेचर दे तभी जाके रिएक्शन इनिशिएट होता है। विदाउट आप जब करोगे ना रिसर्च या एक्सपेरिमेंट करोगे, तब आपको पता चलेगा बहुत सारे कंडीशन में आपको टेम्परेचर की नीड रहेगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट इधर मैं लिख दिया हूं, टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर हैज एन सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ मेनी रिएक्शन। ठीक है, सो राइज इन टेम्परेचर नॉट ओनली इंक्रीजेस द रेट, ओनली रेट को इंक्रीज नहीं करता, बट इन मेनी केसेस द रिएक्शन इज इनिशिएटेड। मतलब बहुत सारे केसेस में क्या होता है, रिएक्शन स्टार्ट होता है टेम्परेचर देने से। समझ में आया? आप ऐसे चावल में पानी डाल दो, सॉरी हाँ, चावल में पानी डाल दो, नहीं तो बनेगा ना, राइस बनेगा नहीं, बनेगा तो क्या होगा, उसको गर्म करना पड़ता है। उसी तरह मतलब टेम्परेचर के वजह से क्या होता है, कुछ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है और साथ साथ कुछ रिएक्शन स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है। समझ में आया सबको? ठीक है, और ये जो टेम्परेचर का इफेक्ट है ना, हम दो वे में पढ़ेंगे। एक तो है क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, और एक ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन देगा। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको बोलेंगे हम अरेनियस इक्वेशन। ठीक है, पहले इतना अच्छे से नोट डाउन करो, फिर हम वन बाय वन समझेंगे, फिर प्रॉब्लम भी करेंगे। एक बार नोट डाउन करो इसको। हो गया? वेरी गुड, ओके, इसको मिटाता हूं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पहला टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसको हेडिंग डालो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है बेटा? देखो सिंपल सी बात है, इसका सब पार्ट है। ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, इसको बोल रहे हैं हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या बोलता है, अगर हम क्या होता है, अगर हर 10 डिग्री हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन चल रहा है, कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में। ठीक है, बी और एक रिएक्शन चल बी, सॉरी नॉट बी, सेम रिएक्शन ए चल रहा है, क्या होगा, मैं पी कर रहा हूं। अगर मैं इधर टेम्परेचर 0 है, ठीक है, अगर इधर टेम्परेचर में 10 डिग्री बढ़ा दिया, यानी इधर 0 डिग्री था, इधर 10 डिग्री, यानी 10 डिग्री राइज करा, तो क्या होगा, इसका जो रेट होगा ना, इसका अगर सपोज रेट है R1, इसका रेट क्या है R2, तो क्या हो जाएगा, R2 10 टाइम्स ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, R1 से। सॉरी नॉट 10 टाइम्स, 2 टाइम्स। समझ में आ रहा है? अगर फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल और ट्रिपल। ठीक है, बस इतना याद रखना है। 10 डिग्री बढ़ाने से भाई क्या होगा, इधर रेट ऑफ रिएक्शन 2 गुना बढ़ेगा, नहीं तो 3 गुना, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा भाई। ठीक है, तो लिखो उसका, द रेट ऑफ मेनी रिएक्शन, पॉइंट करके लिख दो ताकि याद हो जाएगा आपको। द रेट ऑफ मेनी रिएक्शन, रेट ऑफ मेनी रिएक्शंस, ओके, ऑलमोस्ट डबल्ड और ट्रिपल्ड। ठीक है, डबल्ड और ट्रिपल्ड फॉर एवरी
10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आया सबको? मतलब 10 डिग्री बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा बेटा? डबल होगा या तो ट्रिपल होगा। उसको हम कैसे लिखेंगे? लिखो द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, द टेम्परेचर, पूरा डिटेल से लिखा रहा हूं, ठीक है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट म्यू कैन बी डिफाइंड एज क्या होता है? ये होता है रेशियो ऑफ टू रेट ऑफ रिएक्शन एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, लिख सकते हो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ टू रिएक्शन, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ टू रिएक्शन। ठीक है, टू रिएक्शंस डिफर बाय, कैसे डिफर करते हैं बेटा? बाय 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ओके, डिफर बाय, और वी कैन राइट टेम्परेचर कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, okay, to different temperatures by 10 डिग्री only, by 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको हम अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखो, मैथमेटिकली लिख दो, मैथमेटिकली क्या होता है? म्यू इक्वल्स टू, अब क्या होगा तुम मुझे बताओ? म्यू इक्वल्स टू, अगर मैं के लिख रहा हूं, के T प्लस 10 डिग्री, समझ में आया? T प्लस 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन के टी, अगर मैं लिख रहा हूं के टी डिग्री प्लस के टी प्लस 10, मतलब इधर 10 डिग्री में राइज किया हूं टेम्परेचर को, तो इसका जो वैल्यू आ जाएगा ना, वो अप्रोक्सीमेटली 2 होगा और 3 होगा। समझ में आया सबको? अप्रोक्सीमेटली 2 होगा और 3 होगा। इसका एग्जाम्पल अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। तो कैसे लिखेंगे हम? म्यू इक्वल्स टू के 37 डिग्री सेल्सियस बाई के 27 डिग्री सेल्सियस में एक रिएक्शन परफॉर्म किया, उसको 27 डिग्री में लगाया रिएक्शन और 37 डिग्री में, तो उनमें कितना गुना बढ़ जाएगा? आइदर 2 और 3। ठीक है, इसको नोट डाउन करो एक बार, जल्दी जल्दी करो। हो गया? हो गया ना? ओके, वेरी गुड। ओके, उसके बाद इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन जो इंक्रीज हो रहा है ना, किससे? टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। वो अंडरस्टूड कहां से होगा आपको? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। वो अभी आपको इतनी जरूरत नहीं है, बस आपका एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ठीक है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या बोलता है आपको दिखाता हूं। ये कर्व होता है किसके किसके बीच? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करें, वर्सेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। उस रिएक्टेंट का काइनेटिक एनर्जी कितना है, कितने ज्यादा मॉलिक्यूल है, और उस मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी यानी द एनर्जी पॉजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल ड्यू टू इट्स मोशन, कितना फास्ट इसका मोशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो ये क्या हुआ, ये जब कर्व, ये एक बात आपको समझाता हूं। देखो ये एक रिएक्शन है, ठीक है, ये मेरा इधर रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट इधर स्टार्ट हो गया, इधर खत्म हुआ, प्रोडक्ट बना। ये जो आपस में पूरा टोटल एनर्जी है ना, पूरा टोटल एनर्जी है, इसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको डिटेल में थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। वरीड होने की जरूरत, बस अभी समझ लो इसको थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। अब देखो क्या हुआ, जब मैं धीरे धीरे एनर्जी मतलब टेम्परेचर बढ़ाया, पहले ये T डिग्री में था, ये देखो ये कर्व, ये देख पा रहे हो ना, पहला कर्व ये T डिग्री, ये T डिग्री इनिशियल कर्व था। अब जब मैं टेम्परेचर इसको 10 डिग्री राइज किया तो क्या हुआ, ये कर्व मूव किया राइट साइड की ओर, है ना। अगर राइट साइड मूव कर रहा है, देखो इस कर्व का सरफेस एरिया और इस कर्व का सरफेस एरिया ऑलमोस्ट क्या हो गया, डबल हो गया। यानी क्या हुआ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ये जो शेडेड रीजन दिखा रहा है ना, ये है कर्व्स अंडर द एरिया इज
डिनोटेड बाय द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो क्या हुआ, जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज किया T डिग्री से T 10 डिग्री किया तो क्या हुआ, कर्व धीरे धीरे राइट साइड को शिफ्ट हुआ, यानी इसका जो सरफेस एरिया है इसके सरफेस एरिया से क्या है, हाफ है, यानी ये डबल है इसका। तो अगर डबल हुआ तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी डबल हुए। अब ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी ज्यादा कोलिजन, यानी क्या होगा, ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। समझ में आया सबको? सिंपल सी बात, जब टेम्परेचर T डिग्री था तब उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी ये था, और उसका कर्व मतलब जो नंबर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इतने थे। ठीक है, इस एरिया के अंडर ये वाला जिसके अंदर जितने मॉलिक्यूल थे उतने थे। अब जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज किया ये कर्व स्लोली शिफ्ट हुआ राइट साइड को। अब जब राइट साइड को शिफ्ट हुआ तो इसका एरिया क्या हुआ, इससे डबल हुआ। आप इजीली देख पा रहे ना, ये एरिया ऐसा है बट इसके बीच में क्या है, डबल की गैप है ही है। ठीक है, मतलब ग्राफ कैसा भी दिख रहा हो बट इसके और इसके में एरिया डबल है, यानी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ गया, और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा। सिंपल सी बात, इतनी सी है, पहले इतना नोट डाउन करो, फिर इसका रीजन भी लिखवा देता हूं। ओके ओके, हो गया? ओके ठीक है, इसका लिख लो, नीचे पॉइंट करके लिखो। लिखोगे, मैं डिक्टेट कर दूंगा, लिखो। The shaded area represent the fraction of molecule. The shaded area represent, लिख दो, मैं लिख ही देता हूं, इसके नीचे लिखना, ठीक है। The shaded area represent the fraction of molecule. The shaded area represent the fraction of molecule, okay, having or possessing energy equals to molecule possessing energy equals to or greater than ये जो एनर्जी है ना, इनका एनर्जी ये इक्वल हो सकता है और भी ज्यादा भी हो सकता है, ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी। बस इतना समझो भाई मेरे, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने से कर्व का एरिया, जो शेडेड एरिया है वो देखो इसका ऑलमोस्ट डबल हो गया। इसमें क्या था, देखो बेटा, ये जब आया, ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया कितना था, इतना छोटा था। अभी मैं टेम्परेचर बढ़ाया, ये क्या हो गया इसका, देखो इसके ऊपर आ गया ना, ये ऑलमोस्ट ये इतना था, अब इतना हो गया, ऑलमोस्ट इसका डबल हुआ कि नहीं भाई, डबल हुआ, यानी मॉलिक्यूल ज्यादा हुए। ये dN/n फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगर ये बढ़ गया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, ये लिख दिया। ओके, एज द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसको मिटाता हूं, ठीक है। एज द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम T डिग्री सेल्सियस टू, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एज द टेम्परेचर राइजेस from T degree Celsius to T plus 10 डिग्री सेल्सियस, क्या हुआ, अगर T डिग्री सेल्सियस से T plus 10 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, देन कर्व शिफ्ट हुआ किस साइड, राइट, है ना। द कर्व शिफ्टेड टू राइट साइड, ठीक है, राइट साइड, and around the area under the curve and the area under the curve almost double, है ना। अब डबल हुआ, इसका मतलब क्या है, this indicates the fraction of molecule, लिखो, this indicates that with rise in temperature, indicates that with rise in temperature, ठीक है, the fraction of molecule also increases। अगर ये इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स, हेंस लिखो, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो
इंक्रीजेस, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। समझ में आया सबको? एक बार इसको नोट डाउन करो, अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट फैक्टर पे, ठीक है? हो गया? ओके, लिख लो एक बार, अच्छे से लिखना पूरा, ठीक है? समझ में आया ना सबको? ओके ओके। इसके बाद जो चीज हम देखेंगे ना, वो बहुत मतलब वही बेस से समझ लो केमिकल काइनेटिक्स का, ठीक है? तो अभी धीरे धीरे हम घुसेंगे मैथ के अंदर। जो आपको बता रहा था ना, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, दुनिया भर का कहानी, अब उसके अंदर घुसेंगे, ठीक है? और बिना मैथ वालों डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हारा भाई है तुम्हारे साथ, अब हो जाएगा सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे देखो। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, क्या? आर्हेनियस इक्वेशन डालो। आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन। देखो, ये आर्हेनियस था भाई बड़ा पागल। सब क्या बोल रहे थे? ये केमिकल काइनेटिक्स बहुत मुश्किल है बोल रहे थे, जैसे तुम लोग भी अभी सोच रहे हो। बट इन्होंने क्या किया, ये जो रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड हुआ, अभी ये बता दिया, मैक्सवेल भाई ने बता दिया, डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, कुछ भी हो गया। एक्चुअल में जो हुआ ना, इन्होंने बताया, इन्होंने एक रिलेशनशिप दिया किसके किसके बीच, जो रेट कांस्टेंट है के और साथ में साथ किसके साथ, और टेम्परेचर के साथ एक रिलेशन दिया, उसको बोलते हैं हम आर्हेनियस इक्वेशन। लिखो, आर्हेनियस इक्वेशन क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट ऑन टेम्परेचर। लिखो फर्स्ट पॉइंट, ठीक है? आराम से समझना। आर्हेनियस इक्वेशन, कैमरा चल रहा है ना भाई? ओके। आर्हेनियस इक्वेशन क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करता है भाई? द डिपेंडेंस ऑफ, जैसे आप अपने मम्मी पापा पे डिपेंड हो ना, हो कि नहीं? नहीं हो? हाँ, मुझे पता है, सब हो अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट। जितने भी बड़ा नौकरी कर लो ना, बेस जहां से शुरू हुआ है कभी मत भूलना, वो समझ में आ रहा है? ठीक है, लिखो। आर्हेनियस इक्वेशन क्या करता है? क्वांटिटेटिवली डिस्क्राइब द डिपेंडेंस ऑफ, क्या करता है? टेम्परेचर, सॉरी, डिपेंडेंस ऑफ रेट। लिखो, डिपेंडेंस ऑफ रेट, ठीक है, ऑन टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर के ऊपर रेट कैसे डिपेंड करता है, उन्होंने दिया। कैसे दिया? थ्रू एन इक्वेशन, वो है के इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये दिया इक्वेशन, ठीक है? अब ये क्या है, क्या लिख दिया सर आपने, है ना? देखो, के क्या है? रेट कांस्टेंट है। ए, ये ई को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट पार्ट बोलते हैं ना, एक्सपोनेंट के पीछे है, यानी प्री एक्सपोनेंट, इसको बोलेंगे हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है? और ई ए क्या है? ये एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। टी क्या है? टेम्परेचर है, ठीक है? पहले इतना लिखो अच्छे से। के क्या है इधर? रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ए क्या है? इसको हम बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। क्या बोलते हैं? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं। और दूसरा, इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फॉर किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर दिएगा, बस अभी लिख लो, ठीक है? इसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी फैक्टर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है? हो गया इतना। अब ये क्या है? ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है? और आर क्या है? इतना हो गया। और नीचे दिखेगा कि नहीं, मैं देखता हूं एक बार। हाँ, नीचे दिख जाएगा एक। आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। जब आपको गैस लॉ पढ़ेंगे ना, तब पता चलेगा, ठीक है? इसका वैल्यू होता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है? ये हो गया। और टी भाई हमारा आपको पता ही है क्या है? टेम्परेचर,
है कि नहीं, है ना यार। बस अच्छे से इसको नोट डाउन करो, फिर आपको मैं बताता हूं, ठीक है। हो गया। अब आप मतलब कंफ्यूज मत होना, ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है डिटेल में बताऊंगा भाई, पूरा डिटेल में, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। चलो एक्टिवेशन एनर्जी का थोड़ा हिंट दे दूंगा, फिर करते हैं। ओके, हो गया, इतना नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो, अब देखना मैं इसी इक्वेशन से कितना इक्वेशन डिराइव करता हूं, ठीक है। इसको मिटा के ऊपर लिख देंगे। बस आज का काम इतना ही है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। देखो हमें आरएनएस इक्वेशन मिला क्या बेटा, k इक्वल्स टू a टू द पावर माइनस e a बाई आर टी, इतना मिला ना। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको हम सिंपल करेंगे, क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, दोनों साइड में लॉग ln ले लेंगे, ठीक है। टेक क्यों कर रहे हैं भाई, और एक रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, ताकि हमें प्रॉब्लम्स जितने साइड से आए हम सॉल्व कर पाए, ठीक है। टेक लॉग ई, लॉग टू दी बेस ई, और इसको हम बोल सकते हैं क्या, ln ऑन बोथ साइड। अब जो लॉग पढ़ाया था वो याद आएगा। अब इधर मैं लिख रहा हूं ln k इक्वल्स टू ln a e टू द पावर माइनस e a बाई आर टी, हो गया, सिंपल सी बात। अब ln a b याद है आपको, ln a b क्या होता है, ln a प्लस ln b होता है ना, ये पकड़ लो a, ये पकड़ लो b, ठीक है। उस तरह इसका क्या हो जाएगा, ln k इक्वल्स टू ln a प्लस ln e माइनस e a बाई आर टी, ये हो गया, ठीक है। अब और एक लॉन का फॉर्मूला क्या होता है, ln x टू द पावर n क्या होता है, n ln x होता है ना, n ln x होता है। उस तरह ये पावर में ये क्या आ जाएगा, इसके सामने आ जाएगा, तो लिखो आराम से ln k इक्वल्स टू ln a प्लस ये सामने आ गया माइनस e a बाई आर टी इंटू ln e, और ln e हमें पता है क्या है, ln e इक्वल्स टू 1, है कि नहीं, पढ़ाया था भाई, अपने कॉपी में ओपन करके देखो, अगर भूल गए ना तो खत्म हो जाएगा सब, ठीक है। बिना मैं तो वालों आपको ध्यान देना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पूरा इधर साइड में भी लिख रहा हूं, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे फाइनल इक्वेशन मिलेगा, देखो कैसे मिलेगा, ln k इक्वल्स टू ln a माइनस e a बाई आर टी, मिल गया मुझे एक इक्वेशन। चलो इसको नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो जल्दी। हो गया ना। चलो अब इसी को लिखेंगे, ठीक है। अब इससे ये मिला, इससे क्या मिलता है हम देखते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटाता हूं, काम डाउन, सब चीज हो जाएगा, ठीक है। हमारा टारगेट कौन है अभी, ये ln k इक्वल्स टू ln a माइनस e a बाई आर टी, ठीक है। अब सिंपल सी बात बेटा, मुझे इतना बताओ, ln k को अगर मैं log k में लिखूंगा, यानी ln k यानी ln log e, उसको log टू दी बेस 10 लिखूंगा, तो क्या बताया था, 2.303 log k लिखूंगा ना, बताया था। उसी तरह लिखो, इधर ln के जगह पर क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू 2.303 log k, बस ln को हटाया log के जगह पर, इसके ln के जगह पर 2.303 log लिखा, ठीक है। इक्वल्स टू ln a क्या हो जाएगा, 2.303 log a, हो गया। अब इसके तो पास है नहीं कुछ, तो ये क्या हो गया, ऐसे रहेगा, है कि नहीं। अब क्या करूंगा मैं, 2.303 मुझे क्या करना है, काटना है, तो 2.303 log k, इधर से कॉमन ले लूंगा 2.303। आप बोलेंगे सर इधर तो है ही नहीं, कॉमन कैसे लूंगा, कॉमन कैसे लूंगा, नीचे ये कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, है ना। 2.303 log a माइनस e a बाय 2.303 आर टी, हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो मिला मुझे क्या, ओके। उसके बाद देखो 2.303 log k हो गया, है ना। अब आएगा, इसके बाद क्या आएगा, log k इक्वल्स टू log
ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी, इतना आया। इसको एक बार नोट डाउन करो, हो गया। इसको एक बार नोट डाउन करो, हो गया बेटा, नोट डाउन करो। ओके, इसको मिटा दो। अब इसको पकड़ेंगे, ठीक है। आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, सिंपल सी ग्राफ, सिंपल ग्राफ, बहुत सिंपल ग्राफ। देखो आप कैसे प्लॉट करता हूं मैं, ठीक है। इसको लिख देता हूं मैं ऊपर, देखो कैसे करेंगे। log k इक्वल्स टू, ये जो साइड में लिखा था ना इसको सामने ले आया, माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी प्लस log a, ये है ना। आपको पता है मैं एक चीज बताया था आपको, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। ग्राफ कैसा था बेटा, ऐसा था ना, ऐसा था, ऐसा था कुछ नेगेटिव स्लोप में। उसी तरह इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा, अगर हम प्लॉट करेंगे ग्राफ किसके किसके बीच, log k के बीच प्लॉट करूंगा, और किसके बीच प्लॉट करूंगा, log k के बीच प्लॉट करूंगा, और 1/t के बीच प्लॉट करूंगा, है ना। इधर कौन है, 1/t, 1/t। तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्राफ ऐसा आएगा, बिकॉज ये माइनस इसका जो स्लोप है, स्लोप m, जो हम m स्लोप लिखते हैं इसको, स्लोप और टेन थीटा, टेन थीटा कितना आ जाएगा, माइनस ई ए बाई 2.303 आर। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलेगा, हमें क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, वो आपको बता दूंगा, आराम से बताऊंगा, सबको सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले इतना नोट डाउन करो, वरीड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, नोट डाउन कर लो, इतना हो गया, ठीक है। सुनो, आज का क्लास अभी एंड करता हूं, उसके बाद और एक डेरिवेशन है, नहीं तो क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। मैं स्लो स्लो जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा और ब्लॉग्स भी अच्छे लग रहे होंगे, बहुत सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट मजेदार केमिकल काइनेटिक्स के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, ओके, बाय।